हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। अब हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। इसका भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसका पार्ट 1 हमने कल देखा, आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के साथ। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये इसका डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं। Absorption of a drug from a dosage form as determined by its concentration time curve in a blood or by its excretion in urine. It is measure of the fraction of administered dose of a drug that reaches the systemic circulation in the unchanged form. Bioavailability of a drug injected intravenous is 100%, but is frequently lower after oral ingestion because the drug may be incompletely absorbed. The absorbed drug may undergo first pass metabolism in the intestinal wall or liver और be excreted in bile. अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर अपनी ड्रग ओरली लिया है तो वो क्या होता है, वो पहले जीआई ट्रैक्ट से जाता है, पेट में वहाँ डाइजेशन होता है, उसके बाद वो चला जाता है लीवर में। और लीवर क्या करता है, उस ड्रग को 50% या फिर कितना ही परसेंट हो सकता है उसका, तो उतना परसेंट जो है वो एक्सक्रीट कर देता है लीवर, और बचा 50% जो है सिर्फ वही बॉडी में पहुंच जाता है या फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है। तो ये उस ड्रग की हो गई बायो अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर हम वही ड्रग पैरासीटामोल जो है, तो अगर हमने उसे इंजेक्शन से लिया, सिरिंज से लिया, इंट्रावेनस लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप ओरली लेते हैं तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि ड्रग जो है इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है। जो ड्रग होता है अब्जॉर्ब, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता है इन द इंटेस्टाइनल वॉल और लीवर एंड और भी एक्सक्रीटेड इन द बाइल। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से एक ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अगर आप ओरली लेते हैं तो कम होती है इंट्रावेनस से। उसके बाद हम देखेंगे बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ अ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिफरेंट बैचेस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर may have the same amount of the drug chemically equivalent but may not yield the same blood levels biologically inequivalent। अगर देखो कोई 2 डिफरेंट कंपनीज है, एक सेम ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ उनके सारे कंस्टिट्यूएंट जो सारे केमिकल्स है वो सब सेम है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा तो उसमें ऐसा होता है कि 20% इन मिनिमम केसेस, इन कभी कभी होता है ऐसा कि 20% जो है वो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है या ज़्यादा होती है किसी और कंपनी के ड्रग से। लेकिन ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है वो कंस्टिट्यूएंट वगैरह सारे सेम होते हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। तो समझो अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसको किसी पर्टिकुलर फार्मा कंपनी की ड्रग सजेस्ट करता हूँ, जब वो अगली बार मेरे पास आता है और मुझे सजेस्ट करना होता है, तो मैं ऐसा यह नहीं कर सकता कि मैं उसे फिर दूसरे ब्रांड की कुछ दे दूँ दवाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बायो इक्विवेलेंस होगा वहाँ पर और इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ही। तो मैं सेम ब्रांड प्रेफर करता हूँ। तो ये होता है बायो इक्विवेलेंस, ये डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा डिफरेंस काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन होता है, इसीलिए रिस्क कोई भी नहीं ले पाता। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अ ड्रग हैज़ गेन एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, इट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग। ये उन जगह या फिर उन टिश्यूज़ में पहुंच जाता है जहाँ पर पहले कोई ड्रग नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लाज्मा टू टिश्यूज, द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग डिपेंड ऑन इट्स। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ड्रग्स का, वो डिपेंड करता है किस पे, लिपिड की सोलेबिलिटी पे, या फिर वो फिजियोलॉजिकल पीएच जो होता है उसके आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, मतलब कितने किस तरह से बाइंड कर सकता है प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन्स को, इस पर भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, इस पर भी डिपेंड करता है कि टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कौन है, कैसे है, क्या नहीं। तो डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो, ये भी इसकी वजह से भी डिफर कर पाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स जो है। फिर हम देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन्स विथ हाई ब्लड फ्लो। अब ये हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन ऑर्गन्स पे जहाँ पे काफ़ी हाई मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि ब्रेन है, किडनीज है, हार्ट है, एक्सेट्रा।
लेस वैस्कुलर बट मोर बल्की टिश्यूज जो होते हैं जैसे कि फैट है, मसल्स है, वहाँ पे टेक अप द ड्रग, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स एंड द ड्रग इज विदड्रॉन फ्रॉम द हाईली परफ्यूज साइट्स. If the site of action of the drug was in one of the highly perfused organs, redistribution results in termination of a drug action. Greater the lipid solubility of the drug, faster is its redistribution. अब जितनी ज़्यादा लिपिड solubility होगी उस ड्रग की उतना ही फास्टर तरीके से और रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब हम देखेंगे पेनिट्रेशन इनटू ब्रेन एंड CSF. The capillary endothelial cells in brain have tight junctions and lack large paracellular spaces. Further, an investment of neural tissue covers the capillaries. Together, they constitute the so-called blood-brain barrier. A similar blood CSF barrier is located in the choroid plexus. Capillaries are lined by choroidal epithelium having tight junctions. Both these barriers are lipoidal and limit the entry of non-lipidosoluble drugs. Examples streptomycin है, neostigma है, etc. Only lipid-soluble drugs therefore are able to penetrate and have action on the CNS. अभी सिर्फ इतना बताया कि जो इनसोल्यूबल नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है ब्रेन के सेल्स जो है ब्रेन के कैपिलरीज जो है तो वहाँ पे होता यह है कि वो टाइट जंक्शंस होते हैं. मतलब उन सेल्स में थोड़ा बहुत गैप वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है. जैसा कि हमने देखा कि अदर कैपिलरीज जो रहते हैं वहाँ पे पैरासेलुलर स्पेसेस रहते हैं. तो ऐसे वो पैरासेलुलर स्पेसेस जो है वो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स में नहीं होते. वहाँ पे जंक्शन टाइट जंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है वहाँ पे अपना एक्शन नहीं कर पाते, वहाँ पे पहुँच नहीं पाते. सिर्फ यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है वो अपना काम दिखा सकते हैं. कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अब हम देखेंगे पैसेज अक्रॉस प्लासेंटा. प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स आर लिपोइडल एंड अलो फ्री पैसेज ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग हाइड्रोफिलिक ड्रग्स. अभी प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपोइडल होते हैं. इसकी वजह से होता क्या है कि वो लिपोफिलिक ड्रग्स जो है उसको फ्री पैसेज अलाउ करते हैं, बल्कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको अंदर आने नहीं देते. प्लासेंटा इज अ साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म एज वेल. प्लासेंटा को ड्रग मेटाबॉलिज्म की साइट भी बताया गया है. विच में लोअर और मॉडिफाई एक्सपोजर ऑफ द फीटस टू द एडमिनिस्टर्ड ड्रग. इसकी वजह से होता क्या है कि वो लोअर या फिर मॉडिफाई करता है एक्सपोजर फीटस को वो ड्रग्स जो हम लेते हैं ड्रग्स जो लेते हैं उससे. हाउएवर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स when present in high concentration or for long periods in the maternal circulation. अभी जो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं या फिर हो सकता है कि वो ज़्यादा देर तक मैटरनल सर्कुलेशन में प्रेजेंट हो तो वो एसेस पा लेता है फीटस तक. सम इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स आर आल्सो ऑपरेट एट द प्लेसेंटा. thus it is an incomplete barrier and almost any drug taken by the mother can affect the fetus or the newborn. यही बताया यहाँ पे कि जो फीटस है वो इनकम्प्लीट बैरियर की तरह एक्ट करता है. इसीलिए अगर कोई ड्रग वो माँ लेती है तो न्यूबॉर्न में या फिर वो फीटस में भी उसके वो अफेक्ट कर जाता है. जैसे कि एग्जांपल भी दिया है उन्होंने, ड्रग टेकन जस्ट बिफोर डिलीवरी दैट इज़ अ मॉर्फिन. मॉर्फिन अगर ड्रग वो लेती है मदर तो प्लेसेंटा या वो फीटस जो है या फिर वो न्यूबॉर्न जो है उसको भी उसका अफेक्ट आ जाता है. अब हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. Plasma protein binding refers to the degree to which medications attach to protein within the blood. A drug's efficiency may be affected by the degree to which it binds. The less bound a drug is, the more efficient it can traverse cell membranes or diffuse. अभी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? रिफर्स टू द डिग्री विच मेडिकेशंस अटैच टू प्रोटीन्स विद ब्लड. जहाँ पे प्रोटीन्स जो है ब्लड से अटैच होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. अ ड्रग्स इफिशियंसी में भी अफेक्टेड बाय द डिग्री टू विच इट बाइंड्स. ड्रग की इफिशियंसी जो है वो भी अफेक्ट करती है कि वो किस तरह से बाइंड हुआ है उस प्लाज्मा प्रोटीन को. वाई इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट ये देखते हैं. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लिमिट्स द पार्टिशनिंग ऑफ जिनोबाइट्स. जिनोबाइट्स मतलब बायोटिक्स जो कि हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसे कहते हैं जिनोबायोटिक्स. फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज वेयर दे कुड बी मेटाबोलाइज्ड. This serves to extend the half-life of the xenobiotic as only free chemical may enter the metabolizing enzymes. तो इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये काम कुछ नहीं करता है नहीं कुछ, बल्कि जो हाफ लाइफ होती है xenobiotics की जो कि ड्रग्स हम लेते हैं उसकी वो उसको एक्सटेंड कर देता है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट भी है. टिश्यू स्टोरेज हम देखेंगे. ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा. शायद ये पूरी केडी त्रिपाठी की बुक ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर सेपरेट बनाऊंगा. तो
अब देखते हैं टिश्यू स्टोरेज क्या होता है। Drugs may also accumulate in specific organs by active transport or get bound to specific tissue constituents. Drugs sequestrated in various tissues are unequally distributed. ये ड्रग्स जो है जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेरियस टिश्यूज में, टेंड टू हैव लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इनके पास ऐसी पावर होती है, उनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो लार्ज वॉल्यूम में अगर प्रेजेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उनका, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्शन भी कर सकते हैं। सम में एक्सर्ट लोकल टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर लेते हैं उनके हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, टेट्रासाइक्लिन्स ऑन बोन एंड टीथ, क्लोरोक्विनिन ऑन रेटिना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑन वेस्टिबुलर apparatus, एमेटाइन ऑन हार्ट एंड skeletal muscles. Drugs may also selectively bind to specific intracellular organ. Example, tetracycline to mitochondria, chloroquine to nuclei. तो बस यही पे उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ड्रग जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, और उसी के बाद वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उनके पास टेंडेंसी भी होती है लार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने की एंड लॉन्गर ड्यूरेशन वो एक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। उनका एग्जांपल भी हमने देखा। तो आज बस यहीं पर सेकंड चैप्टर भी जो अपना है, सेकंड चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ये भी ख़त्म होता है। तो कल से नया चैप्टर हम देखेंगे। और पिछला चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर, तो उसकी पीपीटी अगर चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। साथ ही साथ फ्री में एपिलेप्सी की भी जो पीपीटी है प्रेजेंटेशन, वो भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ट्यूबरकुलोसिस की भी पीपीटी जो है उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।